थैंक यू एवरीवन। तो ये जो मैं आज कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका नाम है स्टॉक मार्केट का बेसिक जो है। इसमें जो पार्टिसिपेंट जो होंगे, इसमें फ्रेंकली स्पीकिंग, जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो इसके लिए है। जिसको बिल्कुल एकदम जीरो नॉलेज है, लाइक वो क्लास 5th भी पास होगा तभी चलेगा। जिसको पैसा देख के बता दे कि ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, वही बंदा भी सीख सकता है स्टॉक मार्केट। इतना सिंपल है। अब मैं एकदम सिंपल तरीके में ट्राई करूंगा समझाने का कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। लोग, काफी लोग गैम्बलिंग कहते हैं, लोग पैसा लगाने में डरते हैं उस पर कि पैसा डूब जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसका मैं रीजन बताऊंगा कि है क्या उस पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्लाइड बनाया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड है, तो उस पर चढ़ते हैं, फिर उस पर एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है कर मार्केट। एकदम बेसिक ही जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है जो अभी आज का शुरू होने वाला है। ठीक है, मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, इसको ऑन करता हूँ मैं। तो ये स्टॉक मार्केट का ये मैंने जो लिया है कंटेंट, मैंने जीरोधा यूनिवर्सिटी से लिया है, इसलिए मैं क्रेडिट दे रहा हूँ उनको। मैंने वहां से कंटेंट लिया हुआ है क्योंकि उसमें काफी अच्छा बताया हुआ है। आप कहीं से भी देख सकते हो, मतलब फंडामेंटली जो लॉजिक होता है सेम ही होता है। भाई कंटेंट लेने के लिए मैंने जीरोधा से लिया हुआ है, यूनिवर्सिटी जो उनकी वेबसाइट है वहां से। तो शुरू करते हैं। ये मैं कंटेंट है जो हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक पे, वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा है। तो ये पहला टॉपिक है थी नीड टू इन्वेस्ट, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट। क्यों करना है इन्वेस्टमेंट हम लोग को, आखिर इतना पैसा जो कमा रहा है उसको क्यों इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और जो कंपनी है वो व्हाई दे डू, सेकंड चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू कंपनी गो फॉर पब्लिक। पब्लिक मींस आईपीओ क्यों निकालते हैं, आईपीओ होता क्या है, और ये कैसे स्टार्ट होता है। कि हमने सुना फंडिंग मिल गया कंपनी को, ये दे दिया वो दे दिया, फंडिंग फंडिंग ए बी सी डी, लाइक काफी टाइप्स के होता है। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे ये है क्या आखिरकार ये। और उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है और क्या है इसमें, इंडेक्सेस क्या होता है, प्रैक्टिकल इंडेक्स, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या, हम लोग सुनते हैं डेली की है क्या, रेगुलेटर क्या है, सेबी क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, करके क्यों चाहिए, डीमेट के बिना क्यों ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्यों चाहिए, ये पर चलेंगे। और स्टॉक मार्केट में जो वर्ड्स, वो बहुत फेमस वर्ड लोग चलते हैं, यूज करते हैं, उसको जार्गन भी कहते हैं, लाइक बुलिश मार्केट है, कोई बियरर्स है, कोई ट्रेंड है। मैं लिखते रहता हूँ, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन डाउन ट्रेंड। एक मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शायद शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है क्या, आपको कंटेंट मेरा, अब दिख रही है, कंटेंट मेरा अब दिख रही है अब दिख संजीव, रहा है। पहले नहीं दिखता था। किसी ने बोला नहीं यार, एनीवे। ठीक है, तो ये दिख पा रहा है सबको अभी। जी। ओके, तो ये इसमें जो टॉपिक है, लाइक स्टॉक मार्केट में टर्म्स यूज होता है, बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, काफी डिस्कस करते हैं। 50 वीक हाई क्या है, लो क्या है, ऑल टाइम हाई क्या होता है, लॉन्ग किसको बोलते हैं, शॉर्ट के जो टर्मोलॉजी जो यूज करता है, बेसिक टर्मोलॉजी, वो सब भी जानेंगे हम उसके बारे में। उसके डायरेक्ट कॉर्पोरेट एक्शन आपने सुना होगा, डिविडेंड देते हैं कंपनी, होता क्या है, स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक को तोड़ दिया जाता है बीच में, क्यों, राइट इश्यूज क्या होता है, बायबैक शेयर्स क्यों करती है कंपनियां, इसके बारे में जानेंगे। और की इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है, उससे क्या नुकसान है क्या फायदा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, बजट क्या होता है, उससे क्या फायदा नुकसान है स्टॉक मार्केट को, और कॉर्पोरेट अर्निंग किसको बोलता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट भी कहता है। और इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो जरूरत है इसमें एनालिसिस करने में आपको जरूरत पड़ेगी। ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज का। ये सब बहुत अच्छा टॉपिक है, जो हम लोग 6 टॉपिक है मेन बात है, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला चीज है कि व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, या क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। सपोज हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पैसा जो सैलरी मिल रहा है, मान लो सबके अभी एज, किसी का एज एक मान के चला 30 ईयर्स एज है आपका अभी, और आप मंथली कमाते हो 50,000 रुपीज, जॉब से, बिजनेस से, कहीं से भी कमा रहे हो, तो उसमें से मान के चला गया 30,000 रुपीज आपने, आपका एक्सपेंडिचर हो गया रेंट पे, खाने पे या ईएमआई पे, और आप बचा रहे हो मंथली अराउंड 20,000 रुपीज पर मंथ। आप रिटायर का प्लान कर रहे हो कि मैं 50 साल में रिटायर हो जाऊंगा जल्दी ही, और उस पैसा से मैं कुछ कर पाऊंगा अपने लाइफ को आगे जीऊं। तो देखते हैं कि एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप देखो, अगर इन्वेस्ट आप नहीं करते हो, तो मान लो आपकी ईयरली, मैंने कहा 50,000 थी ईयरली, आपको सैलरी हो गया अराउंड 6 लाख रुपीज, और आपने 30,000 पर मंथ आपने सेव किया है, तो ईयरली अराउंड 3,60,000 आपका खर्चा हो गया खाने पीने में, आपने 2,40,000 आपने सेव किया हुआ है पर ईयर।
ऐसे करके आप 20 साल, क्योंकि 30 साल से मैंने कहा आपको 50 साल को 20 साल के लिए आप सेविंग कर रहे हो, तो इस बीच में अगर आप देखोगे तो 20 ईयर्स में अराउंड आप सेव करोगे 1.7 करोड़। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया इसमें, और एज्यूम कर रहा है कि आपका हर साल सैलरी आपका 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, नॉर्मली जो नहीं होता है लेकिन मान के चल रहा है कि 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ भी, तो आप 20 साल बाद 50 साल की उम्र में आपके पास अराउंड 1.7 करोड़ पैसा आएंगे। अब नंबर्स पे ध्यान मत देना, मैं लॉजिक पे ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या है। और नंबर्स पे थोड़ा सा आप आगे पीछे चल सकते हैं, यू कैन इग्नोर दैट नंबर्स, लेकिन ये है कि अगर आप सेविंग इस तरह करते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 1.7 करोड़ आपको 20 साल बाद मिलेगा। लेकिन इसी को अगर आप इन्वेस्टमेंट में डाल देते हो, अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, सिर्फ 12% का इंटरेस्ट है, मतलब आपको 12% आपको रिटर्न मिल रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे कहाँ रिटर्न कहाँ पे मिलेगा। मान के चला कि 12% आपने जो सेविंग्स किया 2,40,000 पर ईयर में, उसका आपने सेविंग किया विद 12% इंटरेस्ट रेट, तो आपका जो सेविंग्स का मात्रा आप देखो डायरेक्ट 1.7 करोड़ से डायरेक्ट 4.7 करोड़ से होता है, अराउंड आपका डबल हो जाता है जो आपने सेविंग करा था 20 साल में। तो इन्वेस्टमेंट का ये ताकत है, ये फायदा होता है इससे कि आपका जो पैसा जो आपने सेविंग किया उस पैसा उससे आपको काफी डबल हो जाता है, और आपका पैसा काफी काम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देख सकते हो अराउंड डबल हो जाता है अगर आप 12% रिटर्न भी सिर्फ लेके चलते हो फिर भी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका पैसा कम होगा। अब इस पे देखते हैं कि और आगे क्या होता है। ठीक है, अब इसके कंपाइलिंग रीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है। पहली बात, इन्वेस्टमेंट करने का दो चार रीजन है मेन जो मैं कहूंगा। पहला चीज है कि ना, फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात एकदम सिंपल भाषा में, महंगाई बढ़ना। अब साल भर देखो, हर साल आप देखोगे इंडिया में कभी सब्जी का दाम बढ़ रहा है, कभी रेंट बढ़ रहा है, कभी आपका प्याज का दाम बढ़ रहा है, हर साल आपको देखोगे गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, जितने भी आप खाने पीने का सामान होता है जो डेली एक्सपेंसेस में पड़ता है वो रेट बढ़ता था। उसी को हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं इन्फ्लेशन। उसका बोलते हैं 7% का रेट से इंडिया में बढ़ता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं आज का दिन में, तो 1 साल बाद 7% आपका वैल्यू कम हो जाएगा। इट मीन्स 1 साल बाद जो 1 लाख है उसकी कीमत हो जाएगा 93,000 रुपीज, प्लस 7,000 कम हो गए। तो उसको हम लोग को बीट करना है, उस 7,000 को कंपनसेट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि इन्फ्लेशन को बीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा रखा रखा कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज है कि हम लोग क्रिएट वेल्थ, हम लोग पैसा भी बेसिकली जो पैसा कमा रहा है उसको बढ़ाना भी है। 10 को 20 लाख करना, 20 को 40 करना, 40 को 1 करोड़ करना, वो भी एक रीजन है कि क्रिएट वेल्थ भी करना, ये भी एक रीजन है। और मीट फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, लाइक आपका कुछ आपका एम होगा, BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, कोठी लेना है, बंग, कुछ भी आपको जो फाइनेंशियल एम है वो भी आप कर सकते हो। तो मेरा जो फंडा है एक्चुअली कि कितना रिटर्न होना चाहिए ईयरली 1 साल में जो आपने पैसा कमाया, तो मेरा जो सिंपल लॉजिक लगाया इसका, ये अपना तरीका सबका अलग अलग है, मैंने अपना खुद डेवलप किया। मुझे लगता है इतना होना चाहिए कि मिनिमम रिटर्न आपके पैसे जो भी है उस पे 1 साल में कम से कम 14% रिटर्न होना चाहिए। वो कैसे में, किस बेसिस पे क्या हो, पहला है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। जो आपको 1 लाख है वो 1,93,000 हो जाएगा 1 साल बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन, प्लस जीडीपी ऑफ द कंपनी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जो इंडिया का जो जीडीपी होता है, मींस इंडिया किस रेट से ग्रो कर रहा है, उसका पूरा जीडीपी कंट्री का, तो उसको मैं ऐड करता हूँ ताकि आपका पैसा भी तो गेन करे। इन्फ्लेशन को बीट करने प्लस जीडीपी को एक मैंने नंबर ले लिया है कि उतना उसको बीट कर जाए, तो मतलब आपका पैसा भी बढ़ रहा है प्लस में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो बेसिकली आपको 14% का रिटर्न मिनिमम आपके अमाउंट पे आना चाहिए। 7% तो वही खा जाएगा आपका इन्फ्लेशन, तो बेसिकली 7% आपका पैसा एक्चुअली में बोलूंगा तो वो बढ़ रहा है। तो 14% आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको मिनिमम 14% बढ़ना चाहिए पर ईयरली। तो आप जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें, किसी तरह का पैसा कहीं भी लगा, तो माइंड पे करना कि वो पैसा आपको 14% रिटर्न दे रहा है कि नहीं। इसमें मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग टैक्स के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी एक्सक्लूडिंग टैक्स, हम लोग टैक्स को भूल गए हैं अभी। 30%, 40% जो भी टैक्स स्लैब है उसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मान के चलो कि हम लोग 14% को हम लोग को मिनिमम रिटर्न चाहिए, उससे कम आ रहा है तो वहां पे मेरे हिसाब से पैसा लगाना गलत डिसीजन होगा। तो अभी देखते हैं कि 14, अभी तो बेसिकली फाइट इज टू गेट द 14% रिटर्न इन द इन्वेस्टमेंट, वो कैसे करेगा। तो अब एक ने हम लोग, मैं आपको पहले एक स्लाइड दिखा था जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं सेविंग्स, तो 1.7 करोड़ आ रहा था। अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन अगर ऐड कर दोगे तो ये जो 1.7 करोड़ है ना, वो अराउंड 1 करोड़ बन जाएगा आपका, क्योंकि मैंने बताया 7% को वही खा जाएगा। तो ये एक नंबर्स देखो आपके हाफ कर देता है आपका पैसा को ओवर 20 ईयर्स। अब विथ इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो जो 4.7 करोड़ है जो मिला था हम लोग को 12% रिटर्न के साथ, वो आपका 2.5 करोड़ है। मतलब इन्फ्लेशन में आपका पैसा काफी खा जाता है। तो मेन मुझे लगता है एक सबसे एक इंस्पिरेशन रीजन मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट करना है वो होता है फाइट
इन्फ्लेशन प्लस आपको क्रिएट वेल्थ करना है। तो 14% का रिटर्न हम लोग ट्राई करेंगे कि अचीव करने के ईयरली। उससे ज्यादा कुछ भी हो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे, नेक्स्ट पे। अब पॉइंट आ रहा है कि कहाँ पे करें हम लोग, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं कि हम लोग 14% अचीव करने के लिए, कौन कौन जगह ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है कि हम लोग फिक्स्ड इनकम टाइप पे कर सकते हैं। फिक्स इनकम मतलब जो एफडी होता है आपका बैंक में जाकर आप कर सकते हो, पीपीएफ होता है, एनएससी होता है, एनपीएफ होता है, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, रिटर्न देखोगे ना 6 से 8% रहता है। कहीं अच्छा अगर बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन तो मैक्सिमम जाओगे तो 9 से 10% रिटर्न मिलेगा आपको उसमें, एफडी में जो बैंक वाले देते हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात है कि रिस्क जीरो है, उसमें पैसा डूबने का कोई डर नहीं है आपको, और कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पैसा लेके बैंक में जाओ और या ऑनलाइन में आजकल आगे आप एफडी कर दोगे। लेकिन इसमें रिटर्न जो है 6-7%। तो हम लोग को जो पहला टारगेट था कि 14% रिटर्न, वो नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये एक रिटर्न। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी मतलब होता है कि शेयर्स, स्टॉक मार्केट। इसके बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप समझ लें कुछ एक स्टॉक मार्केट कुछ होता है, वहां पे हम लोग को मिल जाता है 15 से लेके 20% एनुअल रिटर्न। तो ये हम लोग को एक दिखा रहा है, जो हमको टारगेट है 14% का, ये दे रहा है। अब कैसे मिल रहा है इस बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, 15-20% एनुअली कैसे मिल रहा है। तो एक इंडेक्स जो हम रेफरेंस लिया, निफ्टी इंडेक्स, वो दे रहा है 15% रिटर्न ओवर 26 ईयर में दे रहा है। तो वो हम चेक करेंगे कैसा है, लेकिन बस मान के चल रहा है, जूम कर रहा है कि ये दे रहा है, मतलब लास्ट 26 या 30 ईयर से इन्होंने दिया है 15-20%। और कैसे होता है, इसको बाई ऑफ सेलिंग एम शेयर्स लिस्टेड कंपनी से निकाल के मिलता है। तो मतलब इक्विटी मार्केट से बोल सकते हो आराम से 15 से 20% आपको मिलेगा। ये मतलब रिकॉर्ड है लास्ट 26 ईयर ओल्ड का। इसमें दिक्कत है कि थोड़ा हाई रिस्क है, ये हाई रिस्क इसलिए कि मार्केट डिपेंड्स करता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे, तो काफी चीजों पे, इसलिए वो रिस्क है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो हाई रिस्क है, और इसमें भी रिक्वायर्ड चाहिए स्किल सेट जो है वो काफी हाई स्किल सेट चाहिए आपको, मतलब समझदारी होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा लगा रहे कौन से कंपनी में। ये थोड़ा हाईली भी है और रिस्की भी है। और दूसरा तरीका है आपका रियल एस्टेट पे भी एक तरीका है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो या जमीन ले लो, लोग काफी लोग करते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, उसमें दिक्कत ये है कि जो आप ले रहे हो आप, उसका कोई कोई हम लोग को ऑफिशियल डेटा नहीं है। कभी जेवर एयरपोर्ट मान नोएडा में बन गया तो आपका रेट 1 लाख से 10 लाख हो जाता है, 10 लाख से 1 करोड़ हो जाता है, और कहीं कहीं 10 लाख का कीमत प्रॉपर्टी वो पूरा 20 साल तक बढ़ता ही नहीं है। तो ये एक इसमें कोई ऑफिशियल डेटा हम लोग के पास रिटर्न नहीं है कि कितना मिलता है रियल एस्टेट में, इसलिए इसको मैं इस चीज को भी, मतलब ये अच्छा रिटर्न है बनाने का कहूंगा, लैंड वाला काफी अच्छा रहता है, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है अपने पास, ये कभी कुछ भी हो सकता है इसमें, इस तरह का है। इसमें कोई कंसिस्टेंट डेटा नहीं है, कोई चल गया तो चल गया, नहीं चला तो काफी हमने सुना होगा पे नोएडा में कितना फ्लैट स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया, कभी के पैसे फंस गए। तो इसमें काफी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। तो ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे पैसा लगा सकते हो रियल एस्टेट का। और नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अपने पास है कम्युनिटी ऑप्शन। कम्युनिटी का मीन्स होता है कि मेटल्स, मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड, ये दो आपके जो कम्युनिटी भी कहता है उसको, मेटल्स में जहाँ पे पैसा लगा रहे हो। तो इसमें जो देखा गया लास्ट 20 ईयर्स में 7 से 8% आपका गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ जाता है एनुअली। अब लास्ट 20 ईयर्स का अगर डेटा देखोगे, 30 ईयर्स का, तो ये भी एक रिटर्न ठीक ठाक है, सेफ रिटर्न है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको 7 से 8%, इसमें कोई स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई भी जाके गोल्ड खरीद सकता है और लेकर आ सकता है। इसमें 7-7%। अगर देखोगे हम लोग चार्ट टाइप पर डिस्कस कर चुका है, इसी में सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है, इक्विटी दिख रहा है जो 15 से 20% का आपको रिटर्न दे रहा है। बाकी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जो 15 से 20% का रिटर्न दे रहा है जो हम लोग को चाहिए। तो एक रीजन, एक कंपेलिंग रीजन समझ में आ रहा हो कि अब इक्विटी मार्केट की तरफ ही हम लोग रुझान कर रहा है, इसलिए। अब यहाँ चलते हैं, तो मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था, फिक्स इनकम में अगर आपको जो आपने 20 साल में सेव किया, एफडी में डालते हो तो 7% रिटर्न 3.3 करोड़ होगा। इक्विटी में रिटर्न करते हो आप, डालते हो एट द रेट 15% मांग के चला है कि मिल जा रहा है सेफली। कैसे मिलता है, वी विल डिस्कस ऑन दैट। जो आपका 5.7 करोड़ बना देगा, जो इनिशियली 1.7 करोड़ था जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिटी पे आपको 8% का रिटर्न मिलता है, जो गोल्ड आप लेके चल रहे हो, तो ये 3.09 करोड़ आप बना सकते हो आफ्टर 20 ईयर। अब यहाँ सवाल आता है कि अभी कैसे, कहाँ पे डालना, आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास आ गया, काफी ज्यादा आ गया है। एफडी आ गया है, गोल्ड आ गया, इक्विटी मार्केट आ गया, और लैंड भी आ चुका है, कमर्शियल पे आ गया। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम लोग को अपना डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो। इट मीन्स कुछ को हम लोग को डालना है आपको एफडी में, कुछ को डालना है हम लोग को स्टॉक मार्केट में, कुछ को डालना है जमीन पे, और कुछ को डालना है गोल्ड पे। तो ये डाइवर्सिफाई करना, आपके एज कितना है आपके पास और रिस्क कैपेबिलिटी कितना है आपके पास। आपका एज कम है, 25 है, 24 है, तो आप इक्विटी में डाल सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। क्यों रिस्क में कह रहा हूँ उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्यों रिस्की है थोड़ा सा मार्केट एज कम्पेयर टू अदर एसेट। तो उसमें चर्चा थी, ये डिपेंड करता है, आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा ऑलवेज एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप स्टॉक में डालो या इक्विटी में डालो या एफडी में डालो।
तो इस पर चर्चा करेंगे कैसे करना है। तो बेस्ट आप देखोगे सब में से सबसे अच्छा जो रिटर्न हम लोग को जो चाहिए 14% का वो दे रहा है इक्विटी मार्केट 15%। तो इसी कारण हम लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड मुझे भी आया और लोगों को मैं इंस्पायर करता हूँ कि इसमें पैसा लगाए और कैसे कमाना है क्या करना है उस पर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये आता है कि आप उसके बाद एक नया जो एक चीज में पूछना था, आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन कंप्लीट आ रहा है आपके पास क्या? हाँ बोलो, दिख रहा है। पूरा हाँ कंप्लीट दिख रहा है आप लोग स्क्रीन पूरा कंप्लीट? हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। हाँ, तो अब ये है कि अब ये हो गया चैप्टर पहले कि क्यों करना। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डू कंपनी गो फॉर पब्लिक। मतलब आप देखो आईपीओ निकल रहा है, ये निकल रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनियां जा रही है, क्यों जा रही है? तो इसलिए इसका इस टॉपिक को बताना इसलिए जरूरी है कि तभी पता चलेगा कि आखिर के स्टॉक मार्केट में जरूरत क्यों पड़ती है, कंपनी जाती क्यों है। इसका काफी रीजन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज का स्टार्टअप का सीजन है। मान लो कोई बंदा है राहुल शर्मा नाम का, ठीक है, उसको कोई बिजनेस आइडिया समझ में आया, फॉर एग्जांपल उसने कोई कंपनी खोली जो ऑर्गेनिक टी शर्ट बनाती है, ठीक है, ऑर्गेनिक टी शर्ट बनाया, राहुल शर्मा को लगा कि भाई इसका मार्केट इंडिया में काफी अच्छा है। उस बंदे को अब चाहिए पैसे उसको अपना एक्सपेंशन करने के लिए अपना बिजनेस को, तो उसके लिए चाहिए उसका पैसा रेज करना है, उसको फंड रेज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे के लिए उसके लिए। तो करने का तरीका क्या है, कैसे कर सकते हो? तो शुरुआत में अगर आपको बिजनेस आइडिया है आपके पास और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप में कौन पैसा लगाएगा उस बिजनेस में? आपको पैसा वही लगाएगा जो आपके खास है, आपके दोस्त है, फैमिली है या फ्रेंड्स है, वही पैसा लगा सकता है शुरुआत में। अदरवाइज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा इनिशियल स्टेज में। तो जो शुरुआत में जो पहला स्टेज जब होता है, कंपनी जब कोई रेवेन्यू नहीं बनाता है, कुछ भी नहीं करता है, उस टाइम जो पैसा लगाता है उस बिजनेस आइडिया में, उसको बोलते हैं हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स। तो जो राहुल शर्मा जिसने ऑर्गेनिक टी शर्ट बनाने का फैसला किया था, उसको चाहिए 5 करोड़ रुपए चाहिए था उसको अपनी कंपनी में। कुछ उसने सोचा वो डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, रिटेल शॉप करना है, तो पैसे चाहिए शुरुआत में उसके लिए। तो उसने अपने दो दोस्त के पास गया, अभिषेक और राकेश के पास फॉर एग्जांपल। उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ा पैसे दे दो, तुम भी लगा दो मैं भी कुछ लगाऊं। तो उन दोनों तीनों ने मिलकर राहुल शर्मा प्लस दो जो उसके दोस्त थे जिसका नाम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो प्री स्टेज में वो लोन नहीं होता है, वो पैसा लगाता है कंपनी में कि भाई ठीक है तुम्हारा आइडिया मुझे कन्विंसिंग लग रहा है और मैं इसमें पैसा लगाने को तैयार हूँ और मैं लगा देता हूँ। उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। दो एंजल इन्वेस्टर्स आ गया, एक दोस्त है राहुल और दूसरा राकेश ने लगाया पैसे। उसने कहा कि उसका बदले मैं तुम्हें कंपनी का 5% स्टेक दे दूंगा तुम्हें। वो कैसे स्टेक पर हम पढ़ेंगे कि स्टेक होता क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो टोटल मिला के 5 करोड़ रुपए उनको मिल गया तीनों को, राहुल शर्मा उसके दो दोस्त ने, ठीक है। और दोनों दोस्त को नाम दिया गया एंजल इन्वेस्टर। जो शुरुआत में आपने सुना काफी टर्म्स आता होगा एंजल इन्वेस्टर्स, जो इसलिए एंजल है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया आपकी कंपनी में। और उस तरह का फंडिंग जो होता है शुरुआत में, उस फंडिंग को बोलते हैं सीड फंडिंग। सीड मीन्स क्या होता है, हमने देखो कोई बीज डालता है, कोई आप खेती करते हो तो जब आपने पौधा लगाया तो शुरुआत में बीज डालने वाला पैसा, तो बीज डालने का काम किया है उसके दोस्तों ने, तो उसको बोलते हैं एंजल एंजल इन्वेस्टर। अब वो जो पैसा आया सब लोगों को मिल गया, वो पैसा जाता है जो कंपनी उसने बनाया, उस कंपनी का नाम मान कर चल रहा है ऑर्गेनिक टी शर्ट कंपनी है, उसके अकाउंट में चलेगी पूरे के पूरे 5 करोड़। उसमें मान के चलते हैं कि उसने 2 करोड़ उसने लगाया है, जो कंपनी का ओनर है राहुल शर्मा इसका आइडिया है, और कुछ पैसा लगाया 25 लाख मान लो आपके उसके एक दोस्त ने, और दूसरा ने लगाया 25 लाख। पैसे अमाउंट में जाना, आप लॉजिक समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने लगाया 25 लाख पहला दोस्त ने राकेश ने, और दूसरा ने लगाया अभिषेक ने लगाया मान लो आपके 25 लाख। उन्होंने लगा क्या, वो जो पैसा 5 करोड़ आया वो जाता है कंपनी के अकाउंट में, उन्होंने ऐड कर लिया उसको। उस मनी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब उस शेयर कैपिटल, उस कंपनी का नाम होता है शेयर कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अभी क्या होता है, आप जो कंपनी का ओनर होता है, जो कंपनी है, उसको ही प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर एक टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म्स यूज कराता है। जो कंपनी का मालिक होता है तो कंपनी का ओनर, और प्रमोटर्स ही बोल सकते हो, प्रमोटर्स ये वर्ड है। अब याद रखना काफी जगह यूज होता है प्रमोटर होल्डिंग या प्रमोटर्स बोला जाता है। अब अपने दो तरह का प्रमोटर हो गए कंपनी का मालिक, एक तो खुद राहुल शर्मा प्लस उसके जो दोस्त जिसने पैसा लगाया उस कंपनी पे। और पैसा कितना लगाया, 5 करोड़। तो मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन जो निकालते हैं कि कंपनी का भी कीमत क्या है टोटल, अभी जो स्टार्टिंग में कुछ भी सिर्फ आइडिया पे चल रहा है, वो 5 करोड़ रुपए की कंपनी है अभी फिलहाल। और उसमें 100% स्टेक, मतलब 100% पहले किसी को खरीदना है तो आप 5 करोड़ दो और कंपनी को लेकर चले जाओ। ये 5 करोड़ का एवोल्यूशन है। अब क्या होता है, शुरुआत में कोई भी कंपनी जो होती है ना, स्टार्टिंग में उनको परसेंटेज वाइज करना है कि कितना परसेंटेज हो गया इस कंपनी का, मतलब स्टेक निकालना है, 5% कितना है, 10% क्या है। तो शुरुआत में क्या करता है, हर कंपनी ना अपना स्टॉक का प्राइस मिनिमम जो वैल्यू सेट करता है इंडिया में, वो होता है 10 रुपीज। तो स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट इच शेयर का प्राइस या
ईच स्टॉक का बैकएंड में म्यूट कर लीजिए, अब आवाज आ रहा है किसी का, म्यूट कर लिया आप कोई। तो क्या होता है स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी इंडिया में क्या करती है, जब उन लोग कंपनी, अब कोई म्यूट कर ला, पीछे तो आवाज आ रही है किसी की। हाँ संजीत आप ही अनम्यूट कर दो, आपके पास होगा, प्रेजेंटर हो आपके पास होगा ऑप्शन। आई थिंक गौरव है, गौरव का करना पड़ेगा। अच्छा गौरव का है क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ। अब बोल दिया मैंने उनको। अच्छा रुको एक मिनट गौरव, अच्छा बोल दिया रुको, ठीक है। अब ठीक है, आ रही है आपका आवाज ना? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आ रही हाँ है। हाँ हाँ। ठीक ठीक है। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो होता है मान लीजिए अभी सब तीनों दोस्तों में कंपनी स्टार्ट की, उसने पैसा लगाया, तो 5 करोड़ की कंपनी हो गई फिलहाल अभी वैल्यूएशन। हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो पता चलेगा, इसका रीजन है जो हम लोग इस बारे में टॉपिक डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। तो अब क्या होता है, 5 करोड़ की कंपनी हो गई 100%। अब कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, तो उन लोग क्या करते हैं शुरुआत में ना, एक उन लोग एक शेयर प्राइस, स्टॉक नाम का शेयर प्राइस बनाता है, कुछ एंटिटीज मान लो उसको लोग शेयर प्राइस बोलता है, या शेयर प्राइस या स्टॉक प्राइस एक का, वो लोग बाय डिफॉल्ट इंडिया में 10 रुपीज सेट कर देते हैं, मतलब कि एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज। इसका कारण क्या है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि डिवाइड बाय 10 करना बहुत इजी होता है और कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। जो फेस में जो शुरुआत में जो दिखता है, सबसे स्टार्टिंग में कोई भी कंपनियां हो दुनिया के, जो भी स्टार्ट हुआ है, रिलायंस से लेके इंडिया में एयरटेल से लेकर कोई भी कंपनी को, शुरुआत में जो वैल्यू होगा ना वो 10 रुपीज से स्टार्ट करता है, बाय डिफॉल्ट वो 10 रुपीज सेट कर देता है शुरुआत में। मतलब एक शेयर की प्राइस उन्होंने 10 रुपीज सेट कर दिया कि भाई अब 10 रुपीज का एक शेयर आपको मार्केट में, मतलब ये अवेलेबल है अभी 10 रुपीज का। अब ये क्या हो गया, 10 रुपीज एक शेयर का प्राइस ये बाय डिफॉल्ट सेट करता है, मतलब इसमें कोई कोई मैथमेटिक्स या कोई रूल नहीं है, बस ये सेट कर देता है। तो उसी को हम लोग बोलता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और हम लोग आगे पढ़ेंगे फेस वैल्यू का यूज क्या होता है, लेटेस्ट टाइम पढ़ेंगे, डिविडेंड पढ़ेगा हम लोग, उस टाइम पता चलेगा कि फेस वैल्यू का यूज क्या होता है। तो अभी मान कर चलो कि फेस वैल्यू 10 रुपीज का एक शेयर के प्राइस उन्होंने खुद से मिलके सेट कर दिया है, सब तीनों ने मिलके। अब क्या इससे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगी, कितना शेयर्स हो सकता है उसका इक्विवेलेंट। तो टोटल नंबर शेयर्स कैसे निकालोगे आप, तो 5 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन है आपका टोटल अभी, तो उसको आप डिवाइड कर दो 10 रुपीज से। मतलब एक शेयर की प्राइस होता है 10 रुपीज, और टोटल रुपीज जो 5 करोड़ की है, इसको डिवाइड करोगे आप 10 से, तो 50 लाख शेयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि किसी को कंपनी खरीदना है तो 50 लाख शेयर आप खरीद लो कंपनी का, तब कंपनी का मालिक हो जाओगे। तो वो निकल के आ गया 50 लाख शेयर्स इक्वल टू 100% स्टेक वैल्यू। मतलब कंपनी को अगर आपको 100% खरीदना है तो आपको 50 लाख शेयर खरीदना है, अगर 50% खरीदना है तो 25 लाख शेयर आपको खरीदना है। तो इंडिया में या वर्ल्ड में अगर किसी कंपनी को जब भी आप देखो एक्वायर करती है, एससीएल या कोई दूसरी कंपनी, सैमसंग या एप्पल किसी कंपनी एक्वायर करती है, तो नॉर्मली क्या करती है उन लोग ना, 51% कंपनी का स्टेक बाय करना होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का 51% शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आपने बाय कर लिया, तो आप कंपनी के ओनर हो जाते हो, ये रूल है। इट मीन्स अगर किसी को इस कंपनी खरीदना है अभी, तो 51% इज नथिंग बट, आप इसको डिवाइड कर लोगे 51% इंटू 50 लैक्स, जो भी होता है वो शेयर्स आपके अराउंड 26 लैक्स, अगर किसी ने शेयर खरीद लिया तो कंपनी का मालिक हो जाएगा। ये रूल है, वर्ल्ड में है। तो कोई भी कंपनी एक्वायर करते हैं 100% खरीदने की जरूरत नहीं होती उनको, 51% आपने स्टेक खरीद लिया, उसका नंबर ऑफ शेयर्स 51% जो भी शेयर्स होता है, तो इसमें 51% हो जाएगा आपका 50 लैक्स का 25 लैक्स वन शेयर। आप एक शेयर एक्स्ट्रा 51 हो जाएगा आपका अराउंड 25.5 और 26 वट एवर नंबर, मोर देन 51% होना चाहिए। 1% होता है आपका 5,000, आई थिंक 50 लैक्स का 1% होता है आपका, हाँ एक 50 लैक्स का आपका मान लो 5 या 5,000 होगा, ये जो भी नंबर हो 50,000 होगा, प्लस 25.5, तो 25.5 अगर आपने ले लिया तो कंपनी का ओनर हो जाओगे। तो ये एक रीजन होता है स्टेक, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो आपको शेयर्स कितना होता है तब कंपनी का डिवाइड होता है। तो ये अभी फिलहाल तो मान के चला कंपनी का शेयर है 50 लाख शेयर्स उन्होंने बना लिए हैं, कंपनी के पास है, ये शेयर्स हो चुके हैं। आप जो भी होगा चीज अब इस शेयर्स पे होगा। अब चलते हैं, अब कंपनी का देखो फिलहाल ये है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो अब जो एक टर्म्स होता है इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मतलब जो शेयर होल्डिंग, जो शेयर सब लोगों ने होल्ड किया अभी करेंटली इस कंपनी में, क्या है लेटेस्ट स्टेटस, तो उसको बोलते हैं इनिशियल और फर्स्ट स्टेज शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो एंजल इन्वेस्टर के साथ उन्होंने किया है। कंपनी का मालिक जो राहुल शर्मा था, तो उसमें पहला था प्रमोटर्स, जो राहुल राहुल शर्मा है, जिसने कहा है कि मैं कंपनी के पास 40% होल्डिंग में रखूंगा। तो 50 लाख शेयर का जो 40% होता है, तो 50 इंटू 40 इंटू 50 लाख शेयर, अराउंड 20 लाख शेयर वो अपने पास रखा हुआ है, जो राहुल है। और जो एंजल इन्वेस्टर्स दो आया था, जिसको दो दोस्त जिसने उनके ऊपर पैसा लगाया था, एंजल इन्वेस्टर 1 एंड 2,
ठीक है, उनको मिला है 5%, उन्होंने कहा कि मैं 5% दूंगा, तो 5% 50 lakhs का होता है 2,50,000 शेयर्स उसके पास है, पहला इन्वेस्टर के पास, एंजल इन्वेस्टर 1, और दूसरा दोस्त के पास भी है 5%, 2,50,000 शेयर्स जो उनके दोस्त के पास है। इस तरह करके अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ है, तो मतलब 50% आप देखोगे कंपनी का शेयर्स 3 के पास है अभी फिलहाल, और 50% कहाँ गया, 50% अभी भी कंपनी के पास है, जो ऑर्गेनिक टी शर्ट के नाम पे अकाउंट बना हुआ है, वो अभी तक किसी को एलोकेट नहीं हुआ है फिलहाल। तो अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा था, जो कंपनी का टोटल वैल्यू फिलहाल है 5 करोड़ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा चीजें। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है, अप टू 2 इयर्स कंपनी ग्रो करती है, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस खोलता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनता है टी शर्ट का, उनको लगता है कि रिटेल शॉप करना चाहिए, दिल्ली से अब जा रहे हैं उन लोग, शिमला जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, और जयपुर में 3-4 जगह उनका प्लांट चालू हो जाता है, और उनको पैसे की जरूरत होती है और भी इसको ग्रो करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उनको चाहिए होता है 7 करोड़ का फंडिंग, उनको लगता है, कैलकुलेशन करता है उनको कि हाँ 7 करोड़ और चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो उनको पैसे चाहिए, मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, ताकि कंपनी ग्रो करे और भी प्लांट लगा पाए और भी रिटेल शॉप कर पाए अपना ऑर्गेनिक टी शर्ट बेचने के लिए। तो अब क्या करते हैं लोग, ढूंढता है कि उन पे जो पैसा लगाए, और जो इस स्टेज में, जो शुरुआत में 2 साल बाद जब कंपनी थोड़ा ग्रो हो जाती है, थोड़ा रेवेन्यू आने लगता है, तो उसमें इस टाइम जो पैसा लगाता है उसको हम लोग बोलता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वो नॉर्मली 2 या 3 साल बाद ही आते हैं उन लोग, जब उनको लगता है कि कंपनी ग्रो कर गई है, चल गया है, वो भी अर्ली स्टेज ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ गया, लेकिन हाँ उनको लगता है कि कंपनी ग्रो हो गया, तो वो आते हैं पैसा लगाने के लिए कंपनी में। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो लगाता है उसको, उस तरह का इन्वेस्टर को हम लोग नाम बोलता है वेंचर कैपिटलिस्ट। पहला से एंजल, दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वो प्रोफेशनल टाइप होते हैं, वो कोई दोस्त यार नहीं होता है, वो एक प्रोफेशनल कंपनी टाइप होता है, प्राइवेट एंटिटीज होता है, छोटी छोटी कंपनी होती है, छोटे छोटे लोग होते हैं जिनको वो बिजनेस आइडिया ढूंढते रहते हैं इंडिया में कि कहाँ पे क्या चल रहा है वर्ल्ड में, और ढूंढ ढूंढ के उसे पैसा लगाते हैं। तो उनको लगा कि हाँ ये कंपनी में आइडिया है, सही बात, ऑर्गेनिक टी शर्ट की डिमांड है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल पे जा रहे हैं, तो क्या पता उन बॉडी की स्किन खराब ना हो, कुछ खराब, उनको लगा कि इस बिजनेस ग्रो करता है, तो उन्हें कहा कि चलो भाई हम तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसका बदली मुझे दिन में देना पड़ेगा 14% स्टेक, मतलब कंपनी का 14% का शेयर्स मुझे देना पड़ेगा, और उसका बदले मैं तुम्हें दे दूंगा 60 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी जो 50% रिमेनिंग जो बचा हुआ था शेयर्स होल्डिंग, जो नहीं कंपनी के पास था, वो 14% आपको देना पड़ेगा उनको, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसका बदले वो आपके अकाउंट में पैसे लगाएंगे 7 करोड़ रुपए। तो उस तरह का जो फंडिंग, जो पैसा लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज ए फंडिंग, क्योंकि अब प्रोफेशनल लोग आ गए, तो फंडिंग का सीरीज ए बी सी डी ऐसे करके चलते रहेगा जब तक पैसा उसमें आता रहेगा। तो उस तरह का जब कोई प्रोफेशनल पैसा लगाता है वेंचर कैपिटल, उसका बोलता है सीरीज ए फंडिंग। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितना शेयर्स मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 50 लाख शेयर था टोटल जो हम लोगों ने कंपनी में खोला था, इनटू 14% कर दो आप, अराउंड 7 लाख शेयर्स उनको मिलेंगे। किनको मिलेंगे, जिसने वेंचर कैपिटल, जिसने पैसा लगाया 7 करोड़, तो 7 लाख शेयर उनको मिल जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट को। तो अब देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो प्रमोटर से पहला, जिसको हम लोगों ने 20 लाख शेयर दिया था, 40% स्टेक उसके पास था। एंजल इन्वेस्टर था, इसका 5% था, 2,50,000। एंजल इन्वेस्टर 2 था। अब आ गया वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसको 14% स्टेक दिया और 7 लाख शेयर वो अपना साथ उसके पास आ गया, उसके पास वो होल्ड करके रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स अभी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया मार्केट में, जो लोगों के पास नहीं है, अब 32 लाख हो गया। जो 14% गया वो जो शेयर्स है, वो जो कंपनी का होल्डिंग है वहां से निकला है, वो कंपनी का होल्डिंग से आया हुआ पैसा, जो कंपनी के पास पड़ा हुआ था वहां से उनको दिया गया और कंपनी अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक है, अब 64% आप देखो टोटल कंपनी का शेयर होल्डिंग खत्म हो चुका है, अभी भी 36% कंपनी जो है पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ये होल्डिंग जो शेयर्स है। ठीक है, अब आगे चलता है, आपसे होता क्या, आगे फायदा क्या है, इस पर नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने, अब जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसमें पैसा लगाया, तो अब देखना कंपनी का जो एवोल्यूशन है, जो वैल्यूएशन है, जो उसकी ग्रो है, कितना ग्रो कर गया, उससे फायदा क्या होता है, अब देखना। उसने 7 करोड़ लगाया वेंचर कैपिटलिस्ट ने 14% स्टेक के लिए। अब ध्यान सुनना, 7 करोड़ फॉर 14% स्टेक के लिए, इट मीन्स फॉर 1% स्टेक लेना अगर कंपनी सिर्फ 1%, 7 करोड़ डिवाइड बाई 14% इक्वल टू 0.5 करोड़। इट मीन्स ये हुआ कि 1% लेने के लिए उसको 0.5 करोड़ चुकाने पड़े हैं। तो 100% जो कंपनी का स्टैक है, अगर 100% खरीदना है, तो 0.5 इंटू 100% इक्वल टू 50 करोड़। इट मीन्स जो अभी करंट
वैल्यू हो गई कंपनी की वो हो गई 50 करोड़। इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ सकता है कि 50 करोड़ कैसे हो गए। तो होता है कि जैसे आप जमीन लेने जाते हो, कहीं आपने देखा होगा, कहीं कोई मार्केट में जमीन आपने कहीं ले लिया, दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल किस एरिया में, अभी 10 लाख में लिया आपने, अभी 2021 में 1 साल बाद कुछ न्यूज आता है कि यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है, और जमीन कीमत 10 से 15 लाख हो जाता है। तो कोई बंदा आके कहता है कि भाई मैं इस पे 15 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो जो नया बाइडर, जो लेटेस्ट बाइडर जो प्राइस बिड करता है, वही जमीन का प्राइस हो जाता है लेटेस्ट प्राइस। तो 15 लाख में ही बिकेगा, जो भी आपने पीछे लिया उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इन द सेम वे मार्केट में भी ऐसे ही कुछ सिस्टम है कंपनी के वैल्यूएशन में। जो भी जो भी स्टेक उसमें बाय करता है कंपनी का लेटेस्ट, और जो लेटेस्ट वैल्यूएशन पे करता है वही कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है। तो जिससे इस बंदे ने 7 करोड़ रुपया देने को चाहा 14% में, इसी कारण इसकी जो लेटेस्ट प्राइस होगी कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ गया, वो महंगा में खरीदने को तैयार है। 14% के लिए वो 0.5 करोड़ देने को चुकाने को तैयार है। इट मीन 100% स्टेक जो पहले 5 करोड़ कंपनी थी 50 करोड़ की हो गई है इवोल्यूशन, क्योंकि जो लेटेस्ट फंडिंग मिली है वेंचर कैपिटल से, उसने कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा दिया है। ऐसे ही कंपनी का वैल्यूएशन हमने सुना होगा, पेटीएम का वैल्यूएशन 1 बिलियन से 2 बिलियन होता है, 4 बिलियन, 5 बिलियन या 10 बिलियन, ऐसे करके ऊपर के बिलियन इस तरह बढ़ता है। जो लेटेस्ट फंडिंग करते आता है, उसने अगर लेटेस्ट फंडिंग में अगर उसका वैल्यूएशन बढ़ा कर दे रहा है कीमत उसकी, तो उसका वैल्यूएशन आपका प्राइस बढ़ते जाता है इन द सेम वे। तो अभी जो कंपनी जो 5 करोड़ की थी, अब 50 करोड़ की हो गई है फिलहाल। उससे क्या फायदा होगा आप देखना, ठीक है। अब 50 करोड़ की हो गई तो देखना पहले तो न्यू स्टॉक और शेयर प्राइस, तो नया जो स्टॉक और शेयर प्राइस, तो हम शुरुआत में जो सेट किया था हम लोगों ने फेस वैल्यू 10 रुपीज का स्टॉक प्राइस था शुरुआत में। अभी देखता है 50 करोड़ एवल्यूशन पे क्या प्राइस है, शेयर प्राइस क्या होकर निकल के आता है। तो मान लो कंपनी का एवल्यूशन हो गया 50 करोड़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है उसको डिवाइड करो तो आपको एक शेयर का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो न्यू शेयर का प्राइस हो गया स्टॉक प्राइस 50 करोड़ डिवाइड बाई जो आपका नया वैल्यूएशन है कंपनी का डिवाइड बाय 50 lakhs, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब डिवाइड करो तो इक्वल टू 100 रुपीज, मतलब जो 10 रुपए का शेयर था 2 साल पहले, उसकी कीमत 100 रुपीज हो चुका है। आप ये देख सकते हो कितना इस तरह कंपनी ग्रो होता है। अगर कोई बिजनेस, इसलिए लोग बोलते हैं स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो, क्यों स्टार्टअप करो? अगर आपका आइडिया क्लिक करके तो आपको जो वैल्यूएशन है कंपनी का, वैल्यूएशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आइडिया अच्छा है, 10 गुना 2 साल में बढ़ गया। और ऐसा रियली होता भी इंडिया में, काफी इंडिया में कंपनी जो फ्लिपकार्ट भी इस तरह ग्रो किया है। बहुत स्टार्टअप मैं जानता हूँ जिसको फंडिंग मिलते ही उनका वैल्यूएशन बहुत ही रातों रात बढ़ जाता है। मतलब 5 करोड़ से देख सकते हो 50 करोड़, ऐसी काफी कंपनियां होती है, इसलिए लोग स्टार्टअप की तरफ लोग जाते हैं, बिजनेस की तरफ। तो ये हो गया। तो नया स्टॉक प्राइस आप देखो 100 रुपीज हो चुका है, और कंपनी का वैल्यूएशन हो चुका है 50 करोड़ फ्रॉम 5 करोड़। ये बहुत आप एनालॉजी समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, कर कैसे होता है, क्योंकि उसमें नया वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा डाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वेंचर कैपिटलिस्ट आया अभी तो देखिए 50। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हो गया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मीन्स वही कहा कि होल्डिंग कैसा है, कितना परसेंट लोगों के पास अभी भी शेयर्स है और क्या क्या रेशियो पे है। तो पहला था प्रमोटर्स, जो कंपनी का मालिक है राहुल शर्मा, जिसके पास 40% स्टेक है, जिसने 2 करोड़ लगाया था शुरुआत में, जब 5 करोड़ अमाउंट था 2 करोड़ लगाया था मान लो, उसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ थी। और आफ्टर शेयर होल्डिंग अप टू 2 ईयर्स के बाद 10 टाइम्स बढ़ गया, हम लोग देखा 10 टाइम्स बढ़ चुका है। तो उसको 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो 2 करोड़ लगाया था उस बंदे ने 2 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू होगी 20 करोड़ रुपीस। और जो एंजल इन्वेस्टर जिसने 5% लगाया था, इसकी कीमत 25 लाख रुपीज लगाया था 5% पे, उसका वैल्यू हो गया आपका 2.5 करोड़। इतना बढ़ गया उनका अगर पैसा लगाया। और एंजल इन्वेस्टर 5% की वैल्यू हो गई उनका 2.5 को 10 टाइम्स। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने अभी लगाया था, उस टाइम इनिशियल होल्डिंग वो आया नहीं तो शुरुआत में, इसलिए इसका 0% है, लेकिन 2 साल बाद वो आया है और 14% स्टेक 7 करोड़ में लेके गया है वो। और उसके पास कोई भरा नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई इस जो वेंचर कैपिटल उसको कुछ मिला नहीं है अभी तक। उसको मिलेगा जब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होगा, तब उसको बेनिफिट होगा अभी। तो टोटल शेयर ऑफ जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग था पहले 50% था, अब बढ़ के 64% हो चुका है। स्टिल 36% जो है कंपनी के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन मजा लॉजिक समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है आपका, मेन वो है। 3 साल हो जाता है, फिर 3 साल बाद, उसके बाद 2 साल के बाद, फिर 3 इयर्स के बाद कंपनी ग्रो करती है अच्छे से। फिर कंपनी ग्रो करती है, वो चाहती है कि इंडिया का सब सिटी में अपना अपना प्लांट करे, और उसके लिए चाहिए उसको कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल बिजनेस। अगर आपको कंपनी को बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको चाहिए पैसा, लाइक आपको स्टाफ चाहिए, हायरिंग चाहिए, प्लांट खोलना है, लीज पे लेना है, जो भी आप करोगे पैसा लगा, उसको हम लोग बोलता है बेसिकली कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए आपको। उसके लिए आपको फिर पैसा चाहिए अचानक से, क्योंकि आपको हर सिटी में जाना है, इंडिया का जितना मेजर सिटी है, आपको फिर आफ्टर 3 इयर्स आपको पैसा चाहिए। अब पैसा आपने कैलकुलेट किया, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि भाई मुझे 40 करोड़ रुपए चाहिए अगर हर सिटी में अपना प्लांट खोलना है या ऑफिस खोलना है। अब कैपेक्स
है, अब उनको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से ला सकता है? सिंस मैंने बताया कि 5 साल हो गया, 2 साल वहाँ, 3 साल यहाँ, तो 5 साल में उन्होंने पैसा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो पैसा कहाँ-कहाँ से उन लोग कलेक्ट कर सकते हैं? तो पहला पैसा करने का तरीका है कि इंटरनल एक्रूरल, मतलब होता है कि जो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होता है, वहाँ से पैसा कलेक्ट कर सकता है, पहला ऑप्शन कुछ। दूसरा है कि उन लोग दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट को बुला ले कि भाई दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट पहला आ गया 1, अब दूसरा फिर से पीछे कॉन्टैक्ट करे, भाई तुम आ जाओ और उसमें पैसा लगा दो। और तीसरा तरीका है कि बैंक लोन ले ले। लेकिन बैंक लोन लेने में दिक्कत है कि आपको डेप्थ देना पड़ेगा, उसका वाली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एक रीजन, 3 ऑप्शन अभी फिलहाल है जहां से वो कंपनी अपना पैसा उठा सकता है। एज्यूम करता है कंपनी ने क्या किया, कुछ 15 करोड़ 40 करोड़ में 15 करोड़ उन्होंने ले लिया खुद, जो प्रॉफिट उनका कंपनी कमा रही है वहां से लगाने के लिए, कैपेक्स के लिए, और बैंक लोन ले लिया उन्होंने 15 करोड़ बैंक से उधार ले लिया, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा, ऑब्वियसली बात 7%, 8%, 10%, कुछ परसेंटेज उन्होंने लिया होगा। और उन्होंने अनदर वेंचर कैपिटलिस्ट को कांटेक्ट किया। वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने बताया जो कंपनी ग्रो हो जाती है अच्छा खासा, उस पे उन लोग जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट होते हैं वो पैसा लगाते हैं, उनको लगता है कि बिजनेस ग्रो हो सकता है, वो उनको उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने आया, उन्होंने अपना 5% स्टेक कंपनी को बेच दिया 10 करोड़ में कि आप भाई मेरे कंपनी का 5% ले लो और मुझे 10 करोड़ दे दो। तो अब लेटेस्ट जो पे किया है लोगों ने अभी प्राइस इस कंपनी का, वो दिया है 10 करोड़ फॉर 5% स्टेक। इट मीन्स 1% स्टेक का हुआ 2 करोड़ रुपीस। तो फॉर अब नया कंपनी का वैल्यूएशन कैसा हो जाएगा आप देखो इस तरह करके, तो न्यू कंपनी वैल्यूएशन इक्वल टू 200 करोड़। तो मैं आपको जैसे बताया 5% के लिए उन्होंने 10 करोड़ पे किया, तो 1% का मतलब हुआ है कि 2 करोड़ रुपया पे करना पड़ा उस बंदे को। तो नया कंपनी का जो वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, 1% का आपका 2 करोड़ था, 100% का हो गया 200 करोड़। तो आप देख सकते हो 5 साल बाद कंपनी का वैल्यूएशन 5 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से आपका हो गया आपका 200 करोड़ तक। कंपनी का ग्रो ऐसे होता है, मतलब इतना फटाफट कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया। अब किसी को कंपनी खरीदनी है तो 200 करोड़ पे करना पड़ेगा, इट मींस अराउंड 51% आपको पे करना होता है कंपनी खरीदने के लिए, एटलीस्ट 101 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को आपको खरीदना है तो। अब नया स्टॉक का प्राइस क्या होगा, पहले था 10 रुपए, उसके बाद हुआ आपका उसके बाद हो गया 100 रुपीज। अब देखते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या है। स्टॉक प्राइस होगा आपका 200 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट 50 लाख था। तो अब नया स्टॉक प्राइस जो हुआ है 400 रुपीज। ऐसे शेयर का प्राइस बढ़ता है, जब तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, आईपीओ कुछ बातें नहीं कर रहे हम लोग, ये बिहाइंड द सीन ही चल रहा है आपका। तो 400 रुपीज का भी जो नया लेटेस्ट प्राइस है, 200 करोड़ की कंपनी हो गई है और 400 रुपए का स्टॉक प्राइस, कब, जब सेकंड राउंड ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट का फंडिंग हुआ है, जिसको हम लोगों ने 5% का स्टेक बेच दिया है 10 करोड़ में। ठीक है, ये अभी यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं कि नया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है करके, मतलब कि अब क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितना कितना परसेंटेज है। तो प्रमोटर जो है कंपनी का वो है 40% स्टेक लेके बैठा है, तो उसका जो वैल्यूएशन है 80 करोड़ रुपीस हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे इसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ की होगी, इस मीन्स कितना टाइम्स हो गया आपका, अराउंड 5 करोड़ से लेकर 200 करोड़ अराउंड हो गया आपका 40 टाइम्स, राइट। तो 40 टाइम्स आपका पैसा बढ़ गया ये। तो 2 करोड़ से सॉरी कहाँ गया ये, हाँ 40 करोड़, 2 करोड़ से देखो आपका ये हो गया 2 into 4 80 करोड़ रुपीस हो गया 40%। और जो एंजल इन्वेस्टर्स है उसका देखो आपको जो 25 लाख लगाया था उनका 10 करोड़ हो गया अभी। और जो एंजल इन्वेस्टर्स सेकंड था उसका 10 करोड़ हो गया 25 लाख के। और जो बीसी इन्वेस्टर, हाँ उनको फायदा हुआ। अब जो पहला इन्वेस्टर उसने 14% लिया था अपना, राइट, उस टाइम 50 करोड़ के वैल्यूएशन में। अब लेटेस्ट प्राइस बढ़ गया तो उसका पैसा देखो 28 करोड़ हो गया, जो कि उन्होंने लगाया था 7 करोड़ 2 साल पहले। तो 3 साल पहले वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा देखो 7 करोड़ था। लेटेस्ट फंडिंग में जब हाई एवोल्यूशन पे डायल्यूशन हुआ है जब नया कैपिटल का, तो उसकी कीमत जो बढ़ के हो गई है आपका उसको 28 करोड़। अभी देखो उसको फायदा मिल गया है जो पहला पैसा। तो जो जितना जल्दी रिस्क लेगा और ज्यादा रिस्क लेगा और जितना जल्दी इन्वेस्ट करेगा अच्छा आइडिया में, उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा उसके पैसे को। जैसे 2 करोड़ लगाया था प्रमोटर ने, 2 करोड़ के 80 करोड़ हो गए अभी तक एकदम 5 साल में ही। इतना ज्यादा सबसे फायदा, जो सबसे पहले पैसा डालेगा अच्छे आइडिया में उनको ज्यादा वैल्यू मिलता है कंपनी को। और जो वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो फंडिंग सेकंड राउंड में आया था जिसको हम लोग सीरीज बी फंडिंग कहते हैं, उसमें देखो 5% उसने लिया 10 करोड़ में, उसका कुछ भी नहीं बढ़ा है सिंस क्योंकि उसने अभी इन्वेस्ट ही किया है। उसका पैसा कब बढ़ेगा, जब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होगा लेटेस्ट प्राइस में, तब उसका प्राइस बढ़ेगा। तो टोटल परसेंटेज 69% कंपनी का शेयर होल्डिंग अभी तक जा चुका है सभी का पास। अभी स्टिल 31% कंपनी के पास पड़ा हुआ है शेयर्स, और कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 200 करोड़। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये फोर्थ स्टेज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न बन चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर 8 इयर्स, मतलब करीब 8 साल बाद, मतलब काफी लंबे समय हो गया।
अब कंपनी चाह रहा है कि अपना बिजनेस को जो उन्होंने टी शर्ट वाला किया था, हर सिटी में डाइवर्स किया, वो चाह रहा है कंपनी को एकदम डाइवर्सिफाई बिजनेस में, ऑर्गेनिक टी शर्ट से वो जीन्स में भी जाए, स्कर्ट में जाए, पर्सेस में जाए, बैग में जाए, और अपना कंपनी को चाह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाए। अब उसके लिए उनको पैसा चाहिए, काफी कुछ चाहिए उनको, ठीक है, पैसा चाहिए काफी कुछ। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया जिसको हम लोग बोलता है पीई इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं? ये भी एक तरह इन्वेस्टर्स होते हैं जो ना एकदम कोई बिजनेस एकदम मेच्योर्ड हो जाता है, एकदम प्रॉफिट हो जाता है, एकदम हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, काफी अच्छा दिखता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उनको दिखता है क्लियर कट, तब जाके वो लोग पैसे लगाने आते हैं। तो उस तरह का इन्वेस्टर को बोलता है जो एकदम 8 इयर्स 10 इयर्स के बाद आता है, उसको बोलता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। तो पहला था एंजल जो शुरुआत में डालता है, सेकंड था वेंचर कैपिटलिस्ट जो 2-3 साल बाद डालता है, 5 साल तक डालते हैं वो, उसका जो 8-10 साल हो जाता है, 12 साल 15 साल हो जाता है, तब ये लोग आते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, जिनको लगता है बिजनेस पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट सब ऑल सेटल, मतलब अच्छा कंपनी लाइक एचडीएफसी में पैसे डालेगा उन लोग, आईसीआईसीआई बैंक में डालेगा, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके, रिलायंस में डालेंगे, उस तरह का इन्वेस्टर को बोलते हैं हम लोग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। और इनमें अच्छी बात है, पैसा डालेगा वो भर के डालते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा, यही वॉल्यूम क्रिएट करते हैं मार्केट में जब शेयर्स होते हैं। मैं जो डिस्कस करूंगा वॉल्यूम क्या होता है, तो ये लोग इतना बड़ा पैसा डालता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट, करोड़ों में, मतलब बड़े बड़े अमाउंट डालते हैं, और वेट करते हैं डालने के बाद काफी लंबा समय, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक ये वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा डाला और निकल गए, ये कभी नहीं करते हैं ऐसा, लंबा समय। और दूसरी बात, इनके इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं, अपने खुद टेक्निकल पीपल को, मैनेजमेंट के लोग को भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा देता है पैसे डालते ही। ऐसा नहीं है कि पैसे डाला गायब हो गया, पीछे वाले पैसे डालते तो निकल जाते, बस बीच में आकर चेक कर लेता है, लेकिन इन लोग क्या, इनके लोग बैठ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के साथ में, और देखते हैं, इनको हेल्प करता है टेक्निकल से, मैनेजमेंट से, हर तरीके से उनको सपोर्ट करता है कि भाई कंपनी को ये करो, ये क्यों, इनके पैसे काफी लगे होते हैं। तो ये इनका काम होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का। तो इनको इन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि भाई मुझे ग्रो करना है बिजनेस, आप पैसा लगाओ। तो इन्होंने क्या, इनको 60 करोड़ रुपीस मान के चलो, उनको चाहिए था अनदर कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 15% स्टेक दे दिया किसको, इस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को, बोला कि भाई आप 60 करोड़ रुपीस मुझे दे देना, और आप इसका वैल्यू मुझे 60 करोड़ देना। तो इसका मतलब कि 15% जो स्टेक कंपनी का दिया निकाल के, जो बचा हुआ था 31%, आप देखो यहाँ पे 31% जो रिमेनिंग बचा हुआ है, उससे उन्होंने 15% निकाल के दे दिया इस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को। कहा है कि आप 60 करोड़ पे करो, वो रेडी होकर पे करने को। ऑब्वियसली उनको लग रहा है कंपनी ग्रो हो गया, तो वैल्यूएशन बढ़ा के दिया है, पैसा को ग्रो करके दिया उन्होंने। कहा है कि भाई ठीक है, आप इस पैसा को ले लो, ठीक है। आप 50, आप 1% स्टेक की वैल्यू, इट मीन हो गया 4 करोड़ रुपीज, ठीक है, 4 करोड़ रुपीज हो गए 1% का। तो 100% कितना हो गया आपका, 400 करोड़ रुपीज। मतलब जो कंपनी का न्यू कंपनी एवल्यूशन जो हुआ है, वो हो गया है 400 करोड़ रुपीज, जो स्टार्ट हुआ था आपका 5 करोड़ से, 5 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से आपका हो गया 200 करोड़, 200 करोड़ से हो गया आपका 400 करोड़ रुपीज। तो अभी लेटेस्ट वैल्यू है। अब स्टॉक प्राइस क्या हो गया, नया जो स्टॉक प्राइस होगा, मैंने बताया वो तरीका, कंपनी का वैल्यूएशन जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जो टोटल शेयर्स है, 400 करोड़ डिवाइड बाय लाख इक्वल टू 800 रुपीज। जो 10 रुपीज स्टार्ट हुआ था शेयर प्राइस, वो हो गया 800 रुपीज। सेम केस आप रिलायंस का देख सकते हो, फेस वैल्यू था 10 रुपीज, अब अराउंड 2000 रुपीज शेयर का प्राइस चल रहा है। इस तरह कंपनी ग्रो करती है। आप देखो जो कितना कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है जस्ट 8 ईयर्स में। अगर बिजनेस आइडिया आपका अच्छा है तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जो सिर्फ 5 करोड़ की कंपनी थी, 5 करोड़ की कंपनी अब 400 करोड़ की हो गई, और शेयर का प्राइस जो नया निकल के आया है वो 800 रुपए हो गया, जो 10 रुपए स्टार्ट हुआ है जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है। अब आगे क्या होता है, ये इतना तरह के इन्वेस्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम वही है, 40% है इनके पास, प्रमोटर के पास, जो कंपनी का ओनर है राहुल शर्मा जी। तो उनका जो एवल्यूशन हो गया, आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो गया है, मैंने बताया आपको 1% का हो गया 4 करोड़, इसका मतलब 40% का हो गया 40 इंटू 4 अराउंड 160 करोड़ रुपीज, इसका एवल्यूशन भी बढ़ गया। तो जो लेटेस्ट फंडिंग जिस एवल्यूशन पे करता है, उसी प्रकार वो इफेक्ट जितना भी पीछे शेयर होल्डर्स हैं उन सबका प्राइस बढ़ जाता है, उन सब का जो स्टैक का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये दैट इज द रूल। मैं आपको बताऊं, जमीन जैसा आप लेते हो, जो लेटेस्ट प्राइस है उसी बिडिंग शुरू हो जाता है, वही एक बेंचमार्क बन जाता है, उसी तरह कंपनी एवल्यूशन बढ़ जाती है। सेम भी यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा ही फंड है, जो लेटेस्ट फंडिंग होती है अराउंड क्या, जिसमें हाईएस्ट पैसा डालता है वही उसको मान लिया जाता है। तो अब देखो, प्रमोटर्स की जो स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट की थी 2 करोड़ से, उसकी कीमत हो गई 40% स्टेक की कीमत, जो पहले 2 करोड़ होता था अब 160 करोड़ हो गया। एंजल इन्वेस्टर जिसने 25 लाख रुपए लगाए थे, 5% स्टेक देके इसको 2.5 लाख शेयर थे, उसकी कीमत हो गया 20 करोड़। 25 लाख से 20 करोड़। सिमिलरली जो बीसी कैपिटलिस्ट, जो बंचल कैपिटलिस्ट, जो पहला सबसे पहला आया था इस पे पैसे लगाने के लिए, 14% स्टेक लगाया था, उसने लगाए थे 7 करोड़ रुपीज,
और अब उसका कीमत हो गया देखिए 7 करोड़ बढ़ के हो गया 56 करोड़ रुपीस। तो उसको फायदा हुआ है। सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट जो आया था 10 करोड़ लगाया था, उसका ये पैसा बढ़ गया 20 करोड़। अब जो लेटेस्ट जो आया हुआ है जिसको पी इन्वेस्टर्स हम लोग कहते हैं, उसको सीरीज सी फंडिंग, पहले ए बी सी पे जो आया है वो 60 करोड़ रुपीस लगाया, 50% स्टेक ले गया। और जो टोटल हो गया 36 करोड़ और 84% स्टेक अभी तक गया हुआ है। और 16% स्टेक अभी भी कंपनी के पास है, अभी भी कंपनी के पास। और कंपनी का जो नया एवोल्यूशन आया है वो है 400 करोड़ रुपीस अभी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, मतलब इतना लोग इन्वेस्टमेंट होता है, पहले प्रोमोटर्स, एंजल्स, बीसी फंडिंग, पी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। आफ्टर 5 years ऑफ पी इन्वेस्टमेंट, जब 5 साल के बाद जो पी इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे इंटरनेशनली जाना है और हर कंट्री में अपना प्लांट लगाना है और भी ग्रो करना है, कंपनी को बहुत बड़ा करना है। जब पी इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद अब उनको और कैपेक्स चाहिए, कैपेक्स मतलब और पैसा चाहिए उनको कंपनी ग्रो करने के लिए। ऑब्वियस बात है, और पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाएगा, उनको बताया 3-4 तरीका है। पहला तरीका है कि आप इंटरनल एक्विट से करो, जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है उससे लो। दूसरा तरीका है कि आप पी, जो पी फंडिंग होती है प्राइवेट इक्विटी से, इक्विटी फंड वाले, दूसरा को बोला जाए वेंचर कैपिटलिस्ट ए और बी था, इन द सिमिलर पे आप दूसरा पी इन्वेस्टर को बोला भाई आप मेरा बिजनेस आइडिया ये है, प्रेजेंटेशन दो, आप बुलाओ उनको और उनको बोलो भाई ये है मेरा काम है और इसके लिए मैं लूंगा, मुझे पैसा लगाओ बोल के इसमें। ठीक है, आप उसको लगाने के लिए बोल सकते हो। जो आपका क्या नाम है, जो जो सीरीज डी फंडिंग बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बैंक लोन ले लो। और एक नया तरीका और आ गया है जिसको बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जिसका टर्म है हम लोग बोलते हैं बाय एलोकेटिंग शेयर फ्रॉम द ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो शेयर्स बचा हुआ है वहां से ले लो। तो ये इनिशियल आईपीओ का भी ऑप्शन अभी आया इतना लेट में आईपीओ ऑप्शन। उसका एक तरीका है कि आप पब्लिक से पैसा ले लो, मतलब पब्लिक से अभी जो पैसा लगाइए पब्लिक नहीं, एक पर्टिकुलर पी है, कोई कंपनी होगी छोटी मोटी, वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ लोग हैं, वेंचर इन्वेस्टर कोई दोस्त है, अभी उनको पब्लिक से पैसा लेना है, जिसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ, जिससे आपको जो 16% स्टेक बेचने के लिए। यह तरीका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ओवर, आप सबको थोड़ा थोड़ा तरीका से आप कुछ आईपीओ निकाल लो, कुछ बैंक लोन ले लो, या कुछ पी को इन्वेस्टर और कुछ प्रॉफिट से ले लो। ठीक है, अब ये तरीका है पैसा उनको कैपेक्स 200 करोड़ रुपया उनको निकालने का तरीका है। तो लेट्स एज्यूम कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट इंटरनल एक्यूरल, मतलब कंपनी का प्रॉफिट से कुछ लेता है प्लस आईपीओ निकाल लेता है वो कुछ। आईपीओ का मतलब क्या है बताऊंगा आपको। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर कंपनी अपना स्टॉक को पब्लिक के लिए, पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक, हम जैसे आप जैसे के लिए, जहां पे कोई भी जाके उस शेयर को खरीद सकता है, उसको बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी उससे पहले कोई भी जाके, मैं आप या कोई दूसरा आदमी जाके उसको नहीं खरीद सकता था शेयर, वो पब्लिकली कहीं ट्रेडेड नहीं होता था, कहीं में आप नहीं ले सकते। लेकिन जब वो इनिशियली कंपनी, हेलो, हाँ तो सॉरी, तो क्या होता है, अब कंपनी को चाहिए कि इंटरनल एक्वायर्ड से प्रॉफिट निकाल सकता है या आईपीओ करके। तो पहली बार जब कंपनी जाती है आईपीओ के लिए, ठीक है, तो उसको बोलता है, तो आईपीओ का मतलब होता है वो पब्लिक में जा रहा है, पब्लिक का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में जा रहा है वो। तो इंडिया में जो करने का तरीका क्या होता है, आईपीओ कैसे निकालता है, तो हम लोग अब जाके आ रहा है आईपीओ का टॉपिक पे कि आईपीओ है क्या। तो आईपीओ इज नथिंग बट एक वे है जो इनिशियली आप पब्लिक के पास जा रहे हो, पब्लिक मीन्स कोई भी उसको पब्लिक डोमेन में जाके उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद सकता है और उसका बदले पैसा दे सकता है। जैसे हम नॉर्मली स्टॉक मार्केट से रिलायंस खरीद सकते हो, टाटा मोटर्स खरीद सकते हो, इन्फोसिस कर सकते हो, एसएल खरीद सकते हो, वो सब पब्लिक ट्रेडेड हो गया है। वहां पे आप कोई भी जाके उसको बाई कर सकता है। उसमें उसमें कहीं उसमें कहीं भी जाके पापा से आपको, बात कर ले जाके जा। उसमें जा। कहीं भी, इसके लिए आपको कहीं भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना, आप जाके खुद बाय कर सकते हो, इसलिए उसको बोलता है आईपीओ। एक मम्मा रुकिए, मम्मा इसको मैं मम इसको रुकिए। मम्मा। आवाज मीनाक्षी मैडम म्यूट कर लो। मीनाक्षी मैडम को शायद है ना, अरे वो छोटू छोटू आ गया था एकदम से, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, म्यूट कर लो, ठीक है ठीक है। तो तब क्या होता है, कंपनी इसको आईपीओ के लिए जाती है इसलिए। अब क्या करें, इनको पब्लिक से पैसा लेना है, उन्होंने सब जगह पैसा ले लिया, वही पब्लिक से लेने का टाइम आ गया कि पब्लिक से पैसा उठाया जाए। ठीक है, तरीका ये। अब पब्लिक से उठाने का तरीका क्या है, इसलिए कंपनियां जाती है, उनको मार्केट से पैसा लेना है। अब क्यों लेना है, मेन रीजन तो आपको समझ गया, कैपेक्स के लिए, उनको अपना कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा लेता है, काफी उनको डेफ चुकाने के लिए लेता है। कंपनी होता है, काफी तरीका होता है कैपेक्स का करवाने का। तो अभी देखते हैं आईपीओ का मतलब समझ में आ गया आपको, मुझे लगता है कि वो पब्लिक से जाके पैसा लेना। पब्लिक से पैसा लेने का तरीका क्या है इंडिया में, कैसे ले सकता है कोई भी कंपनी जाके कि पब्लिक को बोले भाई मुझे पैसा दो।
सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए होता है, सबसे तरीका होता है उसके लिए कि आप जाओगे एनएससी बीएससी के पास, ठीक है। तो उससे पहले मैं उसको समझ लेता हूँ कि कंपनियां पब्लिक जाती क्यों है, उससे पहले मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर देता हूँ। पहला था कि उनको मीट कैपेक्स रिक्वायरमेंट, कि उनको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए बिजनेस ग्रो के लिए, उसके लिए चाहिए उसको पैसा। दूसरा है कि जो बैंक लोन, वो बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने, उनका इंटरेस्ट बच जाएगा, सेव इंटरेस्ट। उनको बैंक से लेने की जरूरत नहीं है पैसा, अगर बैंक से लेगा तो उनको उसका बदले पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। लेकिन आप आईपीओ या पब्लिक से पैसा लेते हो तो उनका बदले आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट। तीसरा बात क्या, स्प्रेडिंग रिस्क टू द लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर किसी कंपनी ने अपना शेयर्स को पब्लिक को दे दिया, उससे पैसा ले लिया, तो अब क्या है, रिस्क पूरा स्प्रेड हो गया। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक का प्राइस या शेयर का प्राइस एवोल्यूशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन। अगर नहीं बढ़ेगा तो पब्लिक का भी नुकसान और कंपनी का नुकसान, सबका है। तो रिस्क क्या करता है, मिटिगेट कर देते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स या कंपनी के ओनर्स, ये एक रीजन है। और दूसरा तरीका क्या है, इसका रीजन क्या है, प्रोवाइड अर्ली एग्जिट फॉर द अर्ली इन्वेस्टर्स। मतलब जो भी शुरुआत में पैसा लगाया था कंपनी में, लाइक प्रोमोटर्स हो सकता है, एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, या वेंचर कैपिटल, जो उन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया है, वो क्या कर सकता है, आईपीओ में अपना पैसा को जब होगा तो वो अपना पैसा को, अपना शेयर्स को बेच देगा पब्लिक को, अपना पैसा लेके लेटेस्ट एवोल्यूशन पे, लेटेस्ट वैल्यूएशन पे अच्छा पैसा लेके वो निकल जाएंगे। ये भी एक रीजन होता है, कितना लोग निकल जाते हैं, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। आप देखा होगा 2 करोड़ 80 करोड़ रुपए हो गया, तो बंदे सोचते हैं भाई मेरा काम तो हो गया, पब्लिक को बेचो शेयर, अब मैं निकल जाऊं। ये भी एक रीजन होता है। और दूसरा होता है इम्प्रूव विजिबिलिटी, और एक रीजन होता है पब्लिक डोमेन में आप चले जाते हो तो क्या हो, कंपनी को, लोगों को पता चल जाता है कंपनी के बारे में, भाई ये कंपनी का नाम ये है, रिलायंस है, टाटा है, बीएससी में होता है, एनएससी में लिस्टेड होता है, लोगों को पता होता है कि अच्छा ये कंपनी भी, अब बोलते हैं खुद कंपनी लिस्टेड है, ट्रेडिंग कर रहा है, ये हो रहा है। तो एक पब्लिक में भी उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। और एक रीजन है कि आप एम्प्लॉय को भी रिवार्ड कर सकते हो, उसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मतलब आप कंपनी ज्वाइन कर रहा है, तो बोला आप कंपनी ज्वाइन किया, बोला चलो भाई हम लोग कंपनी ग्रो कर रही है, चलो आप 1000 शेयर्स सीटीसी, आपने मान लो 10 लाख के सीटीसी कंपनी ने दिया आपको, बोला कि चलो आपको 1 लाख का शेयर्स दे दिया, और कंपनी ग्रो करे तो उनको शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। मेरे एक दोस्त अमेजन में है, उनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ज्वाइन किया था, आई थिंक उनको मिला था काफी अच्छा खासा, 10 लाख का उनको शेयर्स मिला था अमेजन में ज्वाइन करते हुए। अब उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गए शेयर्स के, अमेजन वाले को 30 लाख। उन्हें 4-5 साल जिए, क्योंकि इस कोविड के चक्कर में उनका शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देते हैं ताकि उनको फायदा हो। तो इसलिए पब्लिक होगा तभी दे पाएंगे, पब्लिक नहीं है तो नहीं देते नॉर्मली एम्प्लॉय को खासकर। ये हो गया। अब क्या है, हम लोग देखा है 16% कंपनी के पास स्टेक बचा हुआ था, बाकी उन्होंने सब स्टेक बढ़ चुका है, मतलब सबके पास डिवाइड हो चुका है। अब 16% जो स्टेक है इक्विवेलेंट टू 8 लाख शेयर्स है, जो 50 लाख में 16% होता है 8 लाख शेयर्स, जो अभी है कंपनी के अकाउंट में। उनको चाहिए 150 से लेके, उन्होंने बोला कि चलो भाई हम लोग 200 करोड़ चाहिए, उनको हमने बताया कंपनी के वैल्यूएशन, देखो हम लोगों ने कोशिश किया, इनको 200 करोड़ कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ से निकलना चाहता है। उसमें कह रहा है कि हम लोग कुछ पैसा प्रॉफिट का यूज कर लेगा जो उनके कंपनी से आ रहा है, प्लस कुछ पब्लिक से ले लेगा। तो उन्होंने 50 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट से लिया, और जो 150 करोड़ वो चाह रहा है कि पब्लिक से लिया जाए, मतलब आईपीओ को थ्रू, आईपीओ को तो 150 करोड़। तो उन्होंने बोला है कि जो 16% स्टेक वो बेचना चाह रहे हैं, उनका कीमत उन्होंने कहा कि 150 करोड़ होगा। मतलब 16% स्टेक जो कंपनी का बचा है शेयर इक्वल टू 150 करोड़ रुपीज। तो 1% का जो शेयर हो गया वो अराउंड 9.3 करोड़ रुपीज हो गया। मतलब तो 100% का मतलब हो गया 930 करोड़। तो न्यू जो कंपनी का, जो न्यू ऑर्गेनिक टी शर्ट कंपनी है, उसका जो वैल्यूशन है अभी आफ्टर अराउंड 15 ईयर्स, आप देख सकते हो 930 करोड़। तो शुरुआत में सिर्फ 5 करोड़ की कंपनी थी, इतना इसका इवोल्यूशन हो गया। अब इसका शेयर प्राइस आप निकालोगे, इस शेयर प्राइस कितना हो गया, तो मार्केट में ट्रेड करेगा तो हो गया 125 से 150 करोड़। मतलब ये हाइफन रेंज है, मतलब 125 से लेकर 150 करोड़ का प्राइस रेंज हो गया, डिवाइड बाय 8 लाख शेयर, जो आपका 16% इक्विवेलेंट है। तो जो शेयर का प्राइस जो निकल के आया है, जो पब्लिक को आप देखो बिडिंग करता है, वो हो गया 1562 से लेकर 1875 18 कहाँ गया, इसको कैसे म्यूट करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें जो शेयर का प्राइस आप देखोगे, नया जो शेयर का प्राइस है पब्लिक आईपीओ में जाएगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा अराउंड, जो पे करना पड़ेगा आपको अराउंड 1875 रुपीज शेयर प्राइस करना पड़ेगा। यार रुको, इसको कैसे म्यूट करना है, म्यूट किसका आवाज आ रहा है, म्यूट कैसे करेंगे? Vinti, can you please mute? हाँ, Okay, now it's mute. ओके Mute him.
ओके ठीक है, एनीवे आई रिपीट अगेन। तो उसमें क्या, आप जो कंपनी जो 150 करोड़ रुपीस मार्केट से उनको लेना है, तो उन्होंने जो कंपनी का शेयर प्राइस इस तरह कैलकुलेट करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी शेयर प्राइस बोल दिया। उन्होंने जो 16% स्टेक है उसको डिवाइड किया उन्होंने 150 करोड़ से, जिसके बाद ये रेंज निकल के आया कि लोअर रेंज 125 करोड़ और मैक्सिमम 150 करोड़ के वैल्यूएशन पे जो शेयर का प्राइस इस रेंज में आया। तो जो 10 रुपए का शेयर था, आप देखो जब मार्केट में आईपीओ में आता है तो कम से कम 15 साल बाद, 10 साल बाद इसकी वैल्यूएशन जो प्राइस होता है पर शेयर की प्राइस 1562 से लेकर रेंज से 15, जो लोअर बैंड बोलता है उसको अपर बैंड बोलते हैं। लोअर बैंड मतलब 1562 में आप खरीद सकते हो या 1875 में। तब आईपीओ पर जब भी आप डालते हो तो एक प्राइस रेंज मिलता हो कि इस प्राइस में आप इसको बाई करो पर शेयर को। तो ये प्राइस उन्होंने फाइनल किया है कि पब्लिक को आपको पे करना पड़ेगा अगर शेयर्स लेना है तो पब्लिक के पास। और जो रिमेनिंग 50 करोड़ था 200 करोड़ में, उन्होंने खुद से प्रॉफिट से अपना यूज करने के लिए सोचा है 200 करोड़ में। ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कंपनी का आईपीओ होता है तो क्या करते हैं उन लोग, वो सबसे पहले तरीका आईपीओ करने का इंडिया में, उनको एक मर्चेंट बैंकर लेना पड़ेगा। कोई कंपनी मान लो ऑर्गेनाइज टी शर्ट कंपनी, वो मर्चेंट बैंकर हो सकता है एसबीआई कैपिटल, बजाज एक्सिस, एक्सिस कैपिटल, ये कंपनी होती है। इनको जाकर बोलो कि भाई मेरे पास ये शेयर्स है और मुझे इस इवोल्यूशन पे, इस वैल्यू पे मुझे कंपनी को मतलब पब्लिक से पैसा उठाना है। ये क्या करते हैं, जाते हैं सेबी के पास, जो इंडिया का आपका रेगुलेटरी बॉडी है। वो क्या करता है, उसके बाद आपको जाना पड़ता है। ठीक है। उसके पास इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लीगल एंटिटीज है। ये इंडिया का एक लीगल एंटिटी है जिसका काम क्या है, आप कंपनी उसको बोलोगे भाई मेरे पास ये शेयर्स है और मुझे इसको पब्लिक में ट्रेड करवाना है और मुझे पब्लिक से पैसा लेना है। ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो कंपनी एवोल्यूशन है, जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, वो सब वेरीफाई करते हैं, सब चेक करते हैं। उसके बाद वो प्राइस बैंड होता है, फिर उसका आईपीओ करते हैं। उसके बाद पब्लिक में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कंपनी का नाम ऑर्गेनाइजेशन, इसका शेयर प्राइस ये है और इसका ये। उसको फिर मार्केटिंग भी करते हैं। जो मर्चेंट बैंकर जिसको ना अपॉइंट किया बैंक वालों ने, जैसे एक्सिस कैपिटल या एसबीआई कैपिटल वाले, वो मार्केटिंग करते हैं कि काफी कंपनी इतनी अच्छी है, न्यूज में आएगा, आपको देखना काफी अजीब, बिजनेस में आता है, सीएनबीसी में आता है, ट्विटर में आता है, फेसबुक में आता है। वो सब करके देंगे आपको मर्चेंट कैपिटल उस कंपनी के लिए। और उसके बाद उसको उस प्राइस को लिस्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप बाय करो। इसी कारण देखो कि आईपीओ के लिए लोग लाइन लगा रखते हैं। तो काफी आईपीओ बीच में राउट मोबाइल आया, काफी आईपीओ बीच में पहले आ चुका है, जैसे बारबेक्यू नेशन आ चुका है बीच में, केमकोन आ चुका है, काफी जो बीच में आया हुआ आपका आईपीओ, उसके लिए बिडिंग करना होता है। तब सब पब्लिक उसमें एक पर्टिकुलर लोट लगा देता है कि आप जाओ और पैसा लगाओ। फिर उसके बाद 10 दिन बाद आपके पास वो पैसा, आपको अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ वो बाद में पता चलता है। तो जैसे होता है, तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो अब उसमें आईपीओ में दो तरह हो सकता है। जब आपने एक प्राइस इवेंट सेट किया आपने, तो क्या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर आईपीओ की अगर कंपनी अच्छी है तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे बहुत ज्यादा। मतलब अगर 100 शेयर्स है तो उसको डिमांड इतना ज्यादा होता है, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अगर डिमांड कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो टर्म्स है, और जिस दिन वो लिस्टिंग होगा कंपनी, मतलब आपने पहले उसको बिडिंग किया, सारे लोगों ने उसको लगाया, अपना शेयर्स पे इंटरेस्ट लगाया सब पब्लिक ने, और जैसे ही जिस दिन लिस्ट होगा उसको बोलते हैं लिस्टिंग डे। और उस दिन से कंपनी का पीछे लग जाता है लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। से टाटा है तो टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एसएल लिमिटेड कंपनी, एसएल टेक्नोलॉजी। तो लिमिटेड तभी लगता है जिस दिन कोई भी कंपनी अगर पब्लिक में लिस्ट हो जाए और सेबी के बाद। और सेबी क्या करता है, डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद इंडिया में दो ही जगह आप लिस्ट कर सकते हो जहां से आप कंपनी को करा सकते हो पब्लिकली, जिसको बोलता है स्टॉक मार्केट। और वो दो जगह है, इसको नाम है एनएससी और बीएससी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हो, आप सब्जी का मार्केट जहाँ पे आप सब्जी खरीद के आते हो, मछली लेने के लिए मछली मार्केट जाते हो। इन द सेम वे, अगर स्टॉक खरीदना है आपको इंडिया में, बाय करना है, तो उसका मार्केट है, एक मंडी है। उस मंडी का नाम है एनएससी और बीएससी। दो अलग अलग मंडी है। एनएससी का फॉर्म होता है नेस्डैक स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का फुल फॉर्म है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो जो कंपनी थी ऑर्गेनिक टी शर्ट कंपनी, जो आईपीओ निकालना चाह रही, वो क्या करे, 16% स्टेक वो एनएससी में कुछ डाल देगी, उस जगह पे उस मार्केट में दे देगा कि भाई आप ये ले लो, और बीएससी में कुछ डाल देगा कि भाई यहाँ पे लो। उसके बाद वो पब्लिकली दिखेगा, तो उस मंडी में आप जाओगे और वहां से शेयर्स को खरीद लोगे। तो इंडिया में दो जगह है जहां से आप, वो मंडी में आपको कुछ भी बेचना है, आपको किसी को शेयर्स बेचना है, कुछ भी करना है, तो आपको उस मंडी में जाना पड़ेगा थ्रू सेबी। सेबी इंडिया का एक लीगल एंटिटी जो चेक करता है कि कोई उस शेयर जो बेचने और खरीदने में कोई धांधली तो नहीं हो रहा है, कोई उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई खराब कंपनी तो नहीं है, कुछ कुछ खराब तो नहीं है, प्रमोटर्स को लूटना तो नहीं जा रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास चला गया, पब्लिक को पता नहीं होता पब्लिक। तो सेबी बीच में एक रोल प्ले करती है, बस एक इंटरमीडिएट रोल। तो वो जो बेचने जाता है उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जहाँ पे कंपनी अपना शेयर्स को बेचती है। और जैसे ही बेचेगा उस दिन, तो उस दिन उसको अपना पैसा जो उसने सोचा था 150 करोड़ रुपीस का रेंज में वो ले लेगा पब्लिक से, और 8 लाख का शेयर्स पब्लिक को दे देगा।
तो पब्लिक के पास चला गया वो शेयर्स और उसको कंपनी को मिल गया 150 करोड़ रुपीस। अब वो पब्लिक के पास है, अब कोई पब्लिक उसको फिर बेच रहा है फिर शेयर, तो फिर वो एनएससी बीएससी में ही ट्रेड करता है, उसी में कोई बाय करता है फिर सेल करता है फिर बाय करता है, वो सेल वो ट्रेडिंग होती रहती है कंटिन्यूसली। फिर कंपनी प्रॉफिट अच्छा पोस्ट किया तो शेयर का प्राइस घटेगा क्या, उस बारे में हम लोग डिस्कस में करेंगे कैसे क्या होगा। तो इस तरह करके कंपनी अपना आईपीओ निकाल लेती है, और इसलिए कंपनी को जाना पड़ता है आईपीओ में कि उनको पैसा पब्लिक से लेना होता है, क्योंकि अगर पब्लिक में पैसा लिस्ट कर देगा एनएससी बीएससी में तो उनको टैक्स देने की कोई दरकार नहीं है, वो सॉरी इंटरेस्ट पे करने की दरकार नहीं है बैंक को, और रिस्क जो है पर मिटिगेट हो जाता है उनका पूरा। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उनका भी पैसा बढ़ेगा, नहीं कर रही है तो अब इसमें क्या नया इन्वेस्टर आने की जरूरत भी नहीं है इवन, अब वो खुद कंपनी ग्रो खुद ही करेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो नीचे गिरेगा। तो लोग मान लो उसी एनएससी में कोई अगर आया जैसे पब्लिक ट्रेडेड कंपनी और किसी को लग रहा है कि हाँ कि किसी म्यूचुअल फंड वाले को लग रहा है या किसी बाहर के इन्वेस्टर्स को लग रहा है, मान लो अबू धाबी का यूएस का इन्वेस्टर लग रहा है भाई ये कंपनी अच्छी है, तो एनएससी में गया और सुबह सुबह ब्लॉक डील मार देता है उसमें। ब्लॉक डील का मतलब बड़ा सा उसने एक उस कंपनी का टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया सुबह सुबह ही कि भाई ये कंपनी तुम्हें लग रहा है अच्छा करेगी, तो उसने पैसा लगा दिया, तो वो एनएससी करके उसका वैल्यूएशन तभी बढ़ता है, लोग और हाई प्राइस में लेता है उसको और प्राइस ऊपर जाता है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ये एक बेसिकली एक छोटा सा लेवल था जिससे आपको पता चल गया कि कैसे कंपनी क्यों जाती है आईपीओ पे। तो आईपीओ का मतलब नथिंग बट वो पब्लिक में गया और पब्लिक में ट्रेड हो रहा है, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो रिसेंट जो आईपीओ 2020 में आया है, एक रॉट मोबाइल आया था आपका, जो जिसने मार्केट में 608 करोड़ रुपीस उठाया मार्केट से। ओपन डेट ये था, क्लोजिंग डेट और लिस्टिंग डेट ये था, उससे मतलब नहीं हम लोग को। बर्गर किंग आया जिसने 810 करोड़ आया था। हाईएस्ट पैसा देखो सबसे ज्यादा उठाने वाला एसबीआई कार्ड आया था जिसने 7570 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाया और अपना कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स उन्होंने सेल कर दिया। माइट भी 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 16% हो सकता है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने सेल कर दिया और वो पैसा उन्होंने पब्लिक से ले लिया। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि मार्केट से उनको पैसा उठाना और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है उसका। तो ये रीजन है आईपीओ लाने का। ठीक है, तो ये एक यहाँ तक है। तो मैं इस पॉइंट पे मैं लोगों को चाहूंगा कि कोई सवाल है इस टॉपिक पे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ी है और कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो पहला इन्वेस्टर मैंने बताया सबसे पहले जो होता है प्रमोटर्स होते हैं, उसको दोस्त होते हैं, उसको एंजल इन्वेस्टर्स बोलता है, वो कुछ पैसा लगाता है। फिर नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी को पैसा लगाता है, उसका फिर आता है आपका पी इन्वेस्टर जो होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, उसके बाद फिर आता है बाद में लास्ट में आईपीओ। आईपीओ नॉर्मली तब लाता है जब पब्लिक में, जब कंपनी काफी ग्रो हो जाती है, स्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि पब्लिक कभी पैसा नहीं लगाएगी किसी कंपनी जब तक उनको लगेगा नहीं भाई कंपनी है क्या ये, उनको लगना चाहिए, उसको बिजनेस डेटा दिखना चाहिए, तभी वो कंपनी इसमें पैसा लगाती है। अब जितने भी आप देखोगे राउट मोबाइल, बर्गर किंग, ये सब मत सोचो कि ये कल की कंपनी नहीं, ये लोग काफी लंबा समय से बिजनेस कर रहा होता है इंडिया में, ऐसा नहीं एक दो दिन, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से कंपनी काम कर रही है, तब आईपीओ में जाता है। पब्लिक को तभी इंटरेस्ट आप कर सकते हो जब आपका कोई डेटा हो, कोई हिस्ट्री हो। जब पेटीएम आप आईपीओ लाने को सोच रहे हैं, पेटीएम आज से खुला है, अराउंड 11-12 साल हो गए, तब वो आईपीओ लाने को सोच रही है। उन्होंने पहले उनका एवोल्यूशन बढ़ चुका है, क्योंकि बताया वो इतना इन्वेस्टर्स आ चुका है उनके पास, तो उनका एवोल्यूशन, कंपनी का एवोल्यूशन ऑलरेडी 1 बिलियन से शुरुआत हुआ होगा, कुछ 5 करोड़ 10 करोड़ से अब 11-12 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो मतलब ऑलरेडी ओवर, मतलब एवोल्यूशन हो चुका है उसका मार्केट में पहले से, अब उसके ऊपर पब्लिक में आ रही है। तो क्योंकि पब्लिक तभी इंटरेस्ट होगी जब अपने उसके पास आपका वो डेटा हो। तो ये एक रीजन था कि कंपनियां आईपीओ के लिए क्यों आती है, स्टॉक मार्केट में क्यों आती है अपना लिस्ट करने के लिए। तो जो लिस्ट करता है कंपनी, अपना लिस्ट मतलब वो अपना स्टॉक को, प्राइस को जाके वहां जाके लगा दिया। ठीक है, तो मैं आपको एक दो दिखाता हूँ चीजों को कि कैसे कैसे। मान लो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये है एग्जाम्पल, मैं आपको काइट एक दिखाता हूँ कि काइट में एक जो कंपनी लिस्ट हुई है 07, बर्गर किंग है, मान लो जो बर्गर किंग। यदि कंपनी लिस्ट हो गया, अब ये पब्लिक में जाके कोई भी इस कंपनी को खरीद सकता है, आप मैं कोई भी जो इंडिया में है कहीं भी इसको जाके खरीद सकता है, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड हो गया। उससे पहले पब्लिक लिस्टेड है, जब पब्लिक लिस्टेड हो जाता है तो जो पहली बार जो आता है पब्लिक है उसको बोलता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब लिस्ट हो जाता है उसका चलते जाता है, फिर वो ट्रेडिंग तो होते रहता है। तो शुरुआत में जाया तो उन्हें पब्लिक से पैसा ले लिया। रीजन बहुत है, मैंने बताया आपको पब्लिक आईपीओ लाने का। उनके बाद 2-4 रीजन, जो सबसे मेजर रीजन था आपको दिखा देता हूँ फिर से, कि एक तो उनको कैपेक्स चाहिए होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, दूसरा उनको बैंक लोन बच जाता है जो बैंक से पैसा लगाते हैं वहीं से, और स्प्रेड रिस्क को स्प्रेड कर देता है। इसलिए
अगर उनका कंपनी बढ़ रही है तो आपको भी पैसा मिलेगा, नहीं बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। कंपनी ग्रो कर रही है तो उनके तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है उनका। और दूसरा है कि जो प्रोवाइड अर्ली एग्जिट, जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स है उनको निकलने का मौका मिल जाता है, जो पहले पैसा लगाया। ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, पैसा जब 10 साल हो गया उनको प्रॉफिट मिल गया तो रुका रहेंगे, तो वो निकल जाते हैं इस मौका को देखिए, पब्लिक हो जाता है। 2-4 रीजन ये है। तो मैं इस बीच में चाहूंगा कि अगर किसी को कोई सवाल है इस बात